एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो कुछ यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो कि स्पेशली उसी पर्पस के लिए वर्क करती है, ना कि और अदर वर्क के लिए। जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशन जो है उसका प्राइमरी गोल है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वैसे यूनाइटेड की बहुत सारे ऑर्गन्स है जो कुछ स्पेशली उन्हीं के लिए बनी है और उनकी एजेंसीज हैं जो स्पेशली उसी के बेसिस के लिए बनाई गई है, उसी पर्पस के लिए वो वर्क करती है। सबसे पहले जो आता है WHO। ठीक है, WHO को कब फाउंड किया गया था? 7 अप्रैल में। ठीक है, इसीलिए इस डेट को हम लोग क्या मंगाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है, WHO को फाउंड किया गया था 7 अप्रैल का। और इसका मोटो है, हर कह सकते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ एक गोल होता है, एक मोटो बनाते हैं। ठीक है, तो WHO का क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब कि सबके लिए, सारे दुनिया के लिए है, वर्ल्ड के लिए है ये ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट करके इंटरनेशनली हेल्थ एफर्ट को देखती है, जांचती है कि क्या हो सकता है हेल्थ में, क्या कर सकते हैं, क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं जिससे जो कंट्री है या वर्ल्ड है वो सुरक्षित रहे बीमारियों से। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही क्रूशियल प्ले किया था कब? कोविड-19 में। कोविड-19 में आप देख सकते हैं कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तो शायद जो दुनिया भर में हम जीनोसाइड का नाम देते हैं कोविड-19 को, कि कोविड-19 से जीनोसाइड हुआ था, जैसे मास ऑफ किलिंग कहते हैं, मास ऑफ पीपल आर डाइड। उस टाइम पे अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो शायद एक जो दुनिया रहती वो खत्म हो जाती, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा वाइटल रोल प्ले किया था कि कब से कब लॉकडाउन होगा जिससे जो डिजीज है वो कम्युनिकेबल नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रेस करती है बीमारियों को कि कैसे ये बीमारी कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, कितने देर में ये स्प्रेड हो सकता है, क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, कौन सी मेडिसिन लाई जाए, किससे ये वायरस खत्म, ये सारा प्ले किसका है? WHO का है। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड फॉर हेल्थ फॉर ऑल, इसीलिए इसका मोटो दिया गया कि सबके लिए हेल्थ। ठीक है, उसके बाद ये कैसे करती है? रिसर्च करती है, गाइडलाइंस करती है, इमरजेंसीज में ये वर्क करती है। ठीक है, ये कैसे वो करे और ये किसके साथ करती है? गवर्नमेंट को, वो सारे गवर्नमेंट, सारे कंट्रीज को अवेयर करती है कि ऐसे सिचुएशंस हो सकती है, आप ऐसा करो, ये मेडिसिन प्रेफर है, चाहे कुछ भी वो उसी के अकॉर्डिंग हम हर्ज करते हैं। ठीक है, उसके जो रेलेवेंट आर्टिकल्स है आप देख सकते हो 57 से 63, यू कैन रेफर दिस आर्टिकल। उसके बाद आता है दूसरा एजेंसी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या है कि हंगरनेस को, मतलब वर्ल्ड भर में जितने हंगरनेस है, ठीक है, उस चीज को देखता है कि हमारा वर्ल्ड कितने हंगरनेस इंडेक्स पे है। ये एक इंडेक्स भी पब्लिश करता है, वर्ल्ड हंगरनेस इंडेक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, कि कौन सी कंट्री किस पोजीशन पे है। ठीक है, शायद इंडिया लोवेस्ट में ही आता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ही हंगरनेस है, ऐसा आपको भी पता होगा। फिर माल न्यूट्रिशन। तो ये माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन, फूड फाइट हंगर, ये माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन मान लीजिए कि मतलब उस टाइप का न्यूट्रिशन ना, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, विटामिन, मतलब बहुत सारे विटामिन या किसी आयरन की डिफिशियंसी उसकी है हमारे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से ग्लोबली डेथ हो रही है लोगों की। तो इस चीज को वो फाइंड करना है, कैसे इसको टैकल करना है, वो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ठीक है, हंगर इंडेक्स क्या है हर कंट्री का। ठीक है, तो इन सब पर्पजों के लिए ये बनाया गया। फार्मिंग ऑफ फिशरीज, फार्मिंग मान लीजिए कि फार्मिंग के लिए कि बेटर वे क्या है किसी कंट्री के लिए, मान लीजिए कोई डिजास्टर आ गया, ये और स्पेशलाइज एजेंसी है, मान लीजिए किसी कंट्री में फ्लड आ गया, डिजास्टर आ गया, जैसे इनफर्टाइल लैंड हो गई जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर का, तो उस केस में क्या करेगी? इसको एड एंड एडवाइस देगी कि कैसे बेटर वे होता है ताकि आप फार्मिंग कर सको। ठीक है, यू नो ना, एग्रीकल्चर इज ओनली वन सोर्स ऑफ टू लिव। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है? जीने का अधिकार है, जीने का एक वो है, हमारा बेस है जिसकी वजह से हम आज जिंदा है, तो उसकी वजह से ये बनाया गया। ठीक है, फिशरीज है।
फिशरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? फिशरीज आपको पता है कि बहुत सारे मेडिसिन में फिशरीज फिश ऑयल बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ही विटामिन B12 वगैरह होते हैं, ये सब क्या है, ये सब वो है विटामिन है, जिसकी वजह से अगर डिफिशियंसी होगी तो इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं लोगों के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो इसको फाइंड करना, कैसे फिशरीज को प्रमोट करे, बेटर क्लीनिंग वे से फिशरीज को निकाले, कैसे फिशरीज से हम दवा जो चीजें यूज होती उसका फिश मछलियों का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, इन मेडिसिन में, ठीक है। तो इसके वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी होता है, एडवाइस दिया जाता है, ग्लोबल डाटा बनाया जाता है एग्रीकल्चर का, कि कैसे बेटर वे से हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें। अगर मान लीजिए किसी कंट्री में फ्लड आ गया, डिजास्टर आ गया, मान लीजिए कुछ भी हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, इनफर्टाइल हो गई जमीन, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाया गया, ताकि उस कंट्री को वो प्रमोट करे, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा आपका एजेंसी, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एजुकेशन को, साइंस को, कल्चर को, हेरिटेज को, वर्क को प्रमोट करने। लेकिन आपके दिमाग में आया होगा कि इसको क्या प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि साइंस का, कल्चर का, ऑर्गेनाइजेशन का, हेरिटेज का कोई बाउंड्री नहीं है। ताजमहल इंडिया में है बट वो सबके लिए, टूरिस्ट भी आते हैं घूमने के लिए, तो उसको भी सेव करना बहुत जरूरी है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में कि जितनी भी हेरिटेज साइट्स बने हैं कंट्री में, अगर आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे तो बेसिस जो एक कंट्री की वो होती है ना, एक जाना जाना, जैसे कि कंट्री कैसे जानी जाती है, कंट्री टेरिटरी से जानी जाती है, पहली चीज हेरिटेज से जानी जाती है, कल्चर से जानी जाती है। जैसे कि अब यूपी को अयोध्या के नाम, अयोध्या जो है यूपी में है, तो उसको बहुत फेमस है अयोध्या, क्योंकि वो यूपी में है, तो यूपी को कैसे जाना गया, अयोध्या से जाना गया। तो कैसे ये पता है बहुत ही जियो पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज्यादा काम करती है, ठीक है, हर एक कंट्री अपने लिए। तो सोचिए कि अगर हम हेरिटेज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, साइंस को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो जो कंट्री की इंडिविजुअलिटी है ना वो खत्म हो जाएगी। तो इसको प्रमोट करना बहुत जरूरी, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। कोई बाउंड्री नहीं होती है हेरिटेज की। ताजमहल इंडिया में है बट बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं उसको विजिट करने, घूमने फिरने, तो प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। साइंस का कोई बाउंड बॉर्डर नहीं है। कोई भी अगर मान लीजिए कि कोई भी साइंस अपना लगा के कोई भी कुछ इन्वेंट करता है, तो उसका कोई बॉर्डर नहीं हो सकता कि वो इन्फ्रिंज किसी और कंट्री में हो जाए, तो उन सबको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हेरिटेज हुआ, कल्चर हुआ, जो कंट्री की कल्चर्स होती हैं उसको भी हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। फिर उसका देखिए रेलेवेंट आर्टिकल है, यू कैन रेफर इन यूएन चार्टर, ठीक है। उसके बाद आता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन हमें बताता है कि क्या लेबर की क्या जो कंडीशंस है, लेबर को हम कैसे लेबर की कंडीशंस को सही किए, फेयर वेजेस देके, डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस को देख के, उनके वर्क को देख के, उनका क्या हॉलीडेज का टाइम होगा, सस्पेंड और टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय, क्या क्या कंडीशन, इन सब को क्या ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करती है, वो करती है, प्रमोट करती है कि कैसे एक फेयर वेजेस एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, सस्पेंशन और टर्मिनेशन क्या होगा, क्या रूल्स होंगे टर्मिनेट करने को एम्प्लॉय को। अगर मान लीजिए कोई विम्स और फैंसीज पे किसी कंट्री में एम्प्लॉय को रखा जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इससे राइज होगा, होगा ना। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई गई है कि ताकि हर कंट्री का एक इंडेक्स भी पब्लिश होता है कि कौन सी कंट्री किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो इन सब का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप रेलेवेंट आर्टिकल्स दे सकते हैं यूएन चार्टर में, ठीक है। उसके बाद आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फोकस ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मान लीजिए किसी कंट्री को जरूरत पड़ा, एक ये फंड होता है, ठीक है, फंड है जहां पे किसी भी कंट्री को अगर जरूरत लगती है तो वो यहाँ से ले सकता है, बट सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस। आपको एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप क्यों ले रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको आपको कुछ भी कराना है और आप किसी क्या कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आप पैसा ले रहे हो, ऐसा नहीं होता है। वैलिड होना चाहिए, क्यों ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो, रीजंस भी होते हैं, रीजंस राइटिंग में लिखी जाती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, अच्छा लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन है ये फंड आता कहाँ से, वेयर द फंड इज ओरिजिनेटेड। जितने भी मेंबर्स होते हैं ना वो फंड देते हैं और उसको माना जा जाता है कोटा के नाम से, ठीक है। कोटा कैसे डिसाइड होता है,
डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंट्री। कंट्री की क्या सब्जेक्ट मैटर है, जितने स्टेबल्ड कंट्री है, इंडिया हुई, चाइना है, आपको यूएसए है, इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इनका जो कोटा होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर वन, ठीक है, अदर कंट्री। ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हम फंड कुछ डिसाइड किया वो फंड सब पे नहीं, सब पे नहीं होता। वो जिसका जो स्टेबिलिटी होगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, उसका उस पे डिसाइड है आपका कोटा, और आपको वो देना होता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो फ्री का कोटा है, आप आए और आप लेके चले गए, नहीं। आपको रीजंस भी देने होंगे, और आपकी जब स्टेबिलिटी से तो आपको वापस भी करने होंगे, इस पे चार्ज भी लगते हैं, इंटरेस्ट भी लगते हैं इस पे, और कंट्री जो है वापस करेगी उसको पैसे, जहाँ ये आईएमएफ को वापस करेगी। एक तरह का ये वर्ल्ड बैंक है, इसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, इसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? वापस भी करना होता है, जब आपका सही हो जाए तो आप सब वापस करो, और उस पर चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है। आप उसका रेलिवेंट आर्टिकल्स देख सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये खत्म हुआ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।